नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। क्या आप पर भी महिला उत्पीड़न का, घरेलू उत्पीड़न का मामला दर्ज है? अगर दर्ज है तो कितना सच्चा है? इस सारी बातों को लेकर मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने वाला हूं जिसमें दर्द भी है, साजिश भी है, धोखा भी है और पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी भी है। पुलिस का भी एक ऐसा रोल है जो आप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुनिएगा इस पूरी कहानी को, देखिए किस तरह से इंसाफ का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन आखिर में जाकर कोर्ट ही है जो आपको बचाती है। लेकिन जब कोर्ट बचाती है, जब तक फैसला आता है, मुजरिम कौन है, हकदार कौन है, बेकसूर कौन है, ये सब जब आपके सामने आता है, तब तक कुछ लोग तो मर जाते हैं और कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं। एक ऐसा मामला जो एक मकान से शुरू हुआ, उस मकान को खरीदने के बाद उसके रेनोवेशन कराया गया और उसके बाद अपने एक माँ ने, एक विधवा ने अपने बेटे की शादी की। उसके बाद उस शादी से, मकान से, सब चीज़ों से उसने हाथ धो दिया। उसकी माँ आज घर के बाहर है, किराए पर रह रही है और वो आज मदद की गुहार लगा रही हैं कि कोई तो सुने हमारी बात। इस पूरे मामले में खूब कानूनी कार्रवाई की गई। लड़के ने हार नहीं मानी और अपने आप को सही साबित करने के लिए आज भी 9 मुकदमों के साथ कोर्ट में लड़ रहा है। ये पूरी कहानी आज मैं उनके परिवार की जुबानी आपको सुनाता हूँ। देखिए, जानिए, और ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए हो जाता है कि जब नाइंसाफ़ी का तराजू एक तरफ झुकता है तो कोर्ट के ऊपर ही लोगों की नज़रें होती हैं और कोर्ट ही इस मामले में इंसाफ करेगा। हम सिर्फ इस स्टोरी को आपके सामने रख रहे हैं, आप सुनिए। किसी के भी वक्तव्य से हम अपना वक्तव्य नहीं जोड़ रहे हैं। ये पूरी कहानी उसी इंसान की जुबानी जिसके साथ आप बीती है। जरा ये स्टोरी देख लीजिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। सर, मेरा नाम अजहर इकबाल है जी। सर, मेरी एक छोटी सी फैमिली है। सर, मेरे फादर 2012 के अंदर सर उनकी डेथ हो गई थी किडनी फेल की वजह से। सर, 2012 के बाद मैंने अपने छोटे भाई की शादी की थी, अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए सर। और बहुत अच्छी सी जिंदगी थी सर, बहुत बढ़िया जिंदगी थी। मैंने शादी करी, अपनी माँ के साथ उम्रे पे भी गया। तो उनके पापा को बहुत तमन्ना थी, मेरे बड़े वाले बेटे की सबको होती है, उनको भी बहुत तमन्ना थी। उनकी तमन्ना पूरी करने के लिए मैंने बहुत कुछ वो करा। वो भी बहुत रख कर गए थे। छोटी छोटी हमारे थी, प्रॉपर्टियां थी बहुत सारी। कभी किराए के मकान में नहीं रही मैं, किराए के घर में कभी नहीं मुसीबत उठाई मैंने। जब से मेरी शादी हुई है, शादी के 35 साल मैंने ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारी। धीरे धीरे करके सर तरक्की करी सर, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, आगे मेहनत कर करके सर आगे बढ़ता चला गया सर। जी, मैं 2023 से तो किराए के मकान में हूँ, रेंट में हूँ, मैं रेंट पे रह रही हूँ और किस तरह रह रही हूँ मैं ही जानती हूँ। और मेरा अपना घर मैंने लिया था। तो उसी बीच में सर आगे जब सब कुछ कर लिया, करने के बाद मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटे शादी का इरादा, और शादी की बात करने लगी, जो कि मैं ये डरता था लड़का कि अम्मी मेरी शादी नहीं करो तुम, मैं कुछ केस देखता हूँ लड़के रो रहे हैं। तो फिर भी अम्मी ने कहा तो हाँ मैं ठीक है अम्मी, जैसा आप कहती हैं इंशाल्लाह वैसे करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा सोचूंगी तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं कब मर जाऊं, कोई तो है नहीं, तुम्हारे पापा नहीं है, कौन करेगा फिर, तुम्हें अकेले रह जाओगे। तुम्हारा छोटा भाई वो अलग रहता है, छोटे छोटे बच्चे उसके। मैं अकेले अपने बेटे को लेके रह रही थी, बहुत खुश, सब कुछ बढ़िया था, मेरा हर चीज थी मेरे घर में। तो एक लड़की बताई, कोई यहाँ था, उसने एक लड़की बताई सर। तो सर मम्मी ने देखा कि सही है, ठीक है, तो मम्मी ने शादी के लिए यस कर लिया सर। मैंने देखा हाँ भाई ये हज करीबी है, इतने अच्छे वहां से आई है तो उसमें बहुत कुछ वो होगा। और सर अम्मी ने सोचा कि जब शादी कर रहे हैं तो शादी के लिए कोई अच्छा सा फ्लैट, कोई बड़ा सा फ्लैट, क्योंकि आने वाली जो बहू ला रही हूँ उसके लिए अच्छे से अच्छा करूँ, बहुत अच्छे से अच्छा करूँ। तो मेरी अम्मी ने उसकी फैसिलिटी देने के लिए, उसके लिए मतलब आने के बाद बहुत खुश रहे मेरे बेटे के साथ, बहुत कुछ उसके लिए करके रख दिया उस फ्लैट के अंदर। फिर शादी के लिए दिन तारीख सेट हुई सर, शादी रखी गई सर। उन्होंने हमने प्रोग्राम अच्छे से अच्छा करा, जो सर करना चाहिए। और माँ के अरमान थे, मेरी दादी के अरमान थे। कहाँ शादी की थी सर? शादी करी थी महावीर वाटिका में। मैंने ये शादी जो करी, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी यहाँ से पलट जाएगी। पता नहीं था कि इतनी खुशियां कल जाकर के किसी एक कोई बहुत बड़ा मोड़ लेगी। और हमें पता नहीं
कोई बहुत कोर्ट कचहरियाँ, बहुत थाने, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा सर। हाँ सर हमें कुछ नहीं पता, हम अपना खा रहे हैं, दावतें चल रही हैं सर, बहुत प्रोग्राम चल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है सर। कुछ नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है और क्या हमारे पीछे हमारी साजिश चल रही है। अब वो शादी करते ही उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर खाने इनके साथ क्या चल रहा है, मैं सब बहुत अच्छे से मेरे बेटे के साथ सो रही है, जा रही है, आ रही है, घूम रही है, नैनीताल जा रही है। मेरे बच्चे ने कभी तू से बात नहीं करी उससे। मेरे अंदर सर एक चीज पैदा होती है, वो ये सर, एक नींद की बीमारी शुरू होती है। अच्छा। हाँ जी सर, क्योंकि शादी हुए 1 साल हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चीज पैदा हो रही है कि मैं डॉक्टर को दिखाने लगा, डॉक्टर बीपी चेक कर रहे हैं तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब मेरी भी हालत खराब, बहुत डाउन हो रही थी। मैं कुछ पढ़ती थी वो नीचे गिर जाती थी, यासीन शरीफ तक गिर जाती थी मुझसे। 1 मिनट में बस लिया मैंने, पढ़ रही हूँ, नीचे यूं गिर गई मैं नीचे, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। तो मैंने अपनी वाइफ को देखा तो वाइफ को नजर आया कि वाइफ खाने में मिलाती हुई कुछ मिली, जिससे कि मेरी शादी हुए सिर्फ 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। अच्छा। या 1 साल समझ लीजिए सर, 1 साल पूरा हुआ है। अब उसने जो है ना ये चीजें पिलानी खिलानी, अंदर खाने हमें खिला रही है, तो बेटे ने देख लिया मेरे। क्या मिलाते थे? सर वो बताती है कोई, पता नहीं कोई टैबलेट का नाम बताया था जो रिकॉर्डिंग में है मेरे पास, और ताबीज। तो इन आंखों को यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, और कोई से लड़ाई नहीं, कोई माँ बहन की गाली नहीं, सब ठीक नॉर्मल सर। सर फिर मैंने नेक्स्ट डे देखा तो उसने पानी में भी कुछ मिलाया सर। फिर ये भी मुझ पे कहने लगा मम्मी क्या हो रहा है तुम्हें। अब मैं इसको भी देख रही हूँ तो ये कभी सोने से बहुत नफरत करता है अपने। तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं मेरे बच्चे। जी, मैं अज़हर इकबाल का छोटा भाई हूँ और मैं पिछले 10 से 12 सालों से अलग रहता हूँ, क्योंकि मेरी शादी को 10-12 साल हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बेटा है एक बेटी है, और दोनों ही स्कूल पढ़ते हैं। होता क्या है कि हमारी जो भाभी हैं वो माँ समान होती हैं। हमारी जो भाभियाँ होती हैं, बड़ी भाभियाँ, तो हम उन्हें माँ समान समझते हैं। मैंने कभी अपनी भाभी को नज़र उठा के नहीं देखा। कभी मुझे पानी भी पीना होता ना तो मैं खुद लेने जाता था। कभी अपनी अम्मी से मिलने जाता था। मेरे पास 48 मिनट की रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरी वाइफ खुद कह रही है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने आपको खाने में और पानी में मिला के खिलाया भी और पिलाया भी है। सर उसने 48 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे ये करके दिखाया कि जिस बात का मुझे डाउट और जिस बात का मुझे शक था, वो मेरा यकीन में जब बदला जब उसने मेरे हाथ में वो चीज़ निकाल करके दी। तो सर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ जब मेरे हाथ में वो चीज़ें आ गई। तो मैंने उसकी पूरी फैमिली को नेक्स्ट डे घर बुला लिया। उन्होंने कहा कल हम इसको बुला लेंगे घर पे, बुलवाऊंगी या खुद लेके चले जाते हैं हम। कहेंगे अब ज़्यादा रात हो गई, मैं सुबह बुलवा लूंगी इसको। सर वो उसको घर लेके चले जाते अपने साथ कि हम थोड़ा सा समझा देंगे, समझा के भेजेंगे। सर ये जुलाई की बात है, ये घर जाते। साल कौन सा था? सर जुलाई 2023 की। लेकिन उनका जो दिमाग में इरादा था ना वो दूसरा ही था, वो हम नहीं जानते थे। सर वो 20 तारीख में घर आती है कपड़े निकालने के बहाने। अब मैंने छोटा सा दूरबीन लगा हुआ है मेरे गेट पे बाहर देखने के लिए। अब मैं ऐसे देखती हूँ ना, इतने लोग नजर आ रहे हैं, मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो अब थोड़ी देर के बाद एकदम से आवाज आती है, बराबर में रहते हैं टेक होल्डर वाले हैं, कोई वो बुजुर्ग है इंसान, उनके पास गए होंगे ये नीचे। जब रसूखदार लोग जो हमारे पड़ोसी हैं सर और इलाके के हेड भी हैं, उनको लेकर के आती है कि जी दरवाज़ा खुलवा के मेरे कपड़े निकलवा दीजिए। बोले कि वो ऐसा है, हमारी लड़की के पास कपड़े नहीं हैं और पहनने के कपड़े सारे जो हैं वो फ्लैट में हैं, जो लड़के वालों का फ्लैट था उसमें है, आप बराए मेहरबानी वो फ्लैट में से कपड़े दिलवा दीजिए। और उनकी अम्मी जो है दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। तो वो आकर के जब कहते हैं कि बेटा दरवाज़ा खोल दो, ये अपने कपड़े निकालेगी और चली जाएगी। तो वो भी जो है ना खड़े होकर आ जाते हैं, हालांकि उनसे चला नहीं जाता, बहुत वैसे चलते हैं। तो वो भी ऊपर चढ़ गए। फिर वो ऊपर चढ़कर आए होंगे किसी तरह, तो मुझसे कह लेंगे खोलो दरवाजा खोलो। तो मैंने कहा कौन आप? कह लेंगे मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ बराबर में से, आप जानती हो? मैंने कहा जी। तो कह लेंगे दरवाजा खोल दो, मैं हूँ। मैंने कहा नहीं खोलूंगी दरवाजा, गेट नहीं खोलूंगी। मुझे सही नहीं लग रहा, ये सब कुछ भी सही नहीं लग रहा मुझे। उनकी अज़हर इकबाल की वालदा को बोला कि भाई आप गेट खोल दीजिए, हम लोग सब साथ आए, ये कपड़े लड़की जो है कपड़े लेके और ये वापस चली जाएगी। तो कह लेंगे नहीं खोल दो, मैं हूँ ना, खोल दो दरवाजा। तो उन्होंने डैडी के कहने पे वो दरवाज़ा खोल दिया कि कपड़े लेके चली जाएगी। सर वो कहना और दरवाज़ा खोलना ऐसा हो जाता है कि सर पूरी फोर्स जो पीछे वो प्लानिंग करके आई थी
एकदम से उसने तो धक्का दिया अपनी बहन को ने कहना अब तेरा कब्जा हो गया, अब तू निकली हो नहीं, तेरा कब्जा हो गया, अब यहाँ पे बढ़िया। सर वो सब अचानक घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर घुस के मेरी माँ अकेली उनके साथ मारपीट करते हैं, छीना झपटी करते हैं। वो सब रिकॉर्ड है, सारी इनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी, वीडियो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, सब चीजें अवेलेबल है मेरे पास, दिखाने के लिए भी है सर। वो बेचारे जो अतीक होल्डर वाले थे उन्होंने कहा आप अंदर चले जाओ, ये कुछ सामान निकालेगी आराम से, आप घबराओ नहीं। डैडी ने उससे थोड़ा सा तलखी देते के बात करी कि भाई आप मेरी बात को क्यों कर रहे हो, आप मेरे को बुला के लाए थे खाली कपड़े निकालने, कपड़े लीजिए और जाइए, आप मेरी बात क्यों खराब कर रहे हो यहाँ पे। सर मेरी माँ इतनी देर में, वो जो रसूखदार लोग लाते हैं वो कहते हैं तो धोखा दे दिया आपने हमें। सामने वाला अगर गेट नहीं खोलता तो आप क्या कर लेते उसके अंदर। मेरी बात पे उन्होंने गेट खोला तो आप गेट खोल दिया उनका, कपड़े लो और जाओ। वो चिपक गई वहीं पर ही अपने कमरे में बैठ गई। तब सामान तो निकालना नहीं करेंगे और ये ले जा रही है अब यहाँ से। उसका भाई वीडियो रिकॉर्डिंग पे ही कहता है कि आज तेरा कब्जा हो गया, तुम मर के निकली हो यहाँ से। उसमें आवाजें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग में आवाज आ रही है कि धोखा दिया तुमने मुझे। डैडी बोले भाई तरफ वाली बात नहीं है, जो आप जिस वजह से आप मेरे को लाए गए थे मैंने आपका काम करवा दिया, आप कपड़े लो और जाओ। तुमने तो अभी कसमें खाई थी, उसके भाई से डांटने लगे तुमने कसम खाई थी। वो जैसे ही फ्लैट में एंट्री करी उसके बाद वो लड़की वहां से नहीं निकली। जो हमारे पड़ोसी थे वो कहते हैं कि आप पीसीआर कॉल करो, ये हमें धोखा दिया इन्होंने, मुझे बुला के लाए ये कह के कपड़े निकालने। कहना हमें सामान लेना, तुमने अकेली औरत को, इसके बच्चा आएगा जब आना, जब इसका बच्चा आएगा जब आना। अब वो चिल्लाते रहे, उन्होंने नहीं सुनी किसी ने। वो अंदर ही जम के बैठ गई, परेशान हो गया, बाकी सब लोगों को वहां से निकलना पड़ा। फिर उनकी वालिदा ने, कितनी एज है आपके फादर की? है 73। सर वीडियो है इसकी मेरे पास। सर वो जब पुलिस आती है, पुलिस बयान वगैरह लेती है, इतनी देर में लोकल थाने को कहते हैं, इतनी देर में मार पीट के छीना छपटी करके माँ को मेरे घर से बाहर धक्का दे देते हैं। सब मोहल्ले वाले मेरे जो थे इनकी तरफ से हम सब गए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे वो जो पड़ता है उस्मानपुर थाने। अब जब गए तो वो तो हमारी सुन नहीं रहे थे। जब सुना, उनको जब पता चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, तो जो बात है पुलिस वालों ने हमारा उस टाइम बहुत साथ दिया और पुलिस वाले सारे आए, लेडीज पुलिस थी, कई बहुत सारे लोग थे, हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि गए वो हम पीछे पीछे, वो आगे आगे चढ़ रहे हैं और कहा दरवाजा खोलो। और जो अंदर लोग होते हैं सर, वो अंदर से धमकी देते हैं, अगर हमारे साथ जबरदस्ती करी तो हम ऊपर से कूद जाएंगे और मर जाएंगे यहाँ से। ये भी प्रूफ में? ये भी सर वीडियो में रिकॉर्ड है। पुलिस ने खुद बनाई है वीडियो, मैंने नहीं बनाई है, पुलिस की हाथ की वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद वो लोग पुलिस वालों ने कहा हम दरवाज़ा तोड़ने के लिए, तोड़ दो तुम। पुलिस वालों ने खुद ने अपनी वीडियो बनाई, हम सब की वीडियो बनाई, हम सब पीछे थे। सर 2 दिन बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें डकैती का केस इनके ऊपर लगता है, मेरी वाइफ के ऊपर भी लगता है सर, और उसके सारे भाई जितने लोग आते हैं सर सबके ऊपर लगता है सर। हाउस ट्रेसपास, पता नहीं कौन कौन सी एलिगेशन लगती हैं सर। फिर बाद में पता चला कि वो उस लड़की का तो बहुत बड़ा गेम था, क्योंकि जिससे इन्होंने फ्लैट लिया था ना, उसी आदमी ने उस लड़की का रिश्ता इनके बेटे से दिया था। यानी बहुत बड़ी प्लानिंग थी पीछे से। जिस टाइम पुलिस इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो डॉक्यूमेंट्स से नहीं निकलते सर। 1 महीने बाद हमें ये पता चलता है, अगस्त के महीने में कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर, कि इस प्रॉपर्टी की जीपीए मेरी वाइफ ने 2022 में शादी के 4 महीने के अंदर ही इस प्रॉपर्टी के पेपर अपने मेरे साले के नाम बनवा लिए, अंदर खाने ही सर। ये समझ में नहीं आया ना, उसी ने ही रिश्ता दिया कि लड़की बहुत अच्छी है और इसका पापा नहीं है, ये हज करी हुई है, जिसकी जीपीए मेरे सामने आती है कोर्ट के अंदर, और मेरी माँ और मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है कि हमारी जो 28 लाख रुपए की पेमेंट ऑन रिकॉर्ड गई हुई है वो कहाँ चली गई। और इसके सारे जितने भी गुंडे, सारे इनकी साथ घाट मिली हुई थी, इनसे शादी से पहले की साथ घाट थी कि इनका घर लूट रहा है, ये बेवा औरत है, ये बच्चा सीधा है इसका, इसके बच्चे के साथ उसके साथ ऐसा करना है, ये आपस में मर जाएंगे खुद ही सर, फोड़ फोड़ के मरेंगे आपस में। इन लोगों ने ऐसी हालत हमारी कर दी सर। हम उसको एक नोटिस डालते हैं, उसी टाइम नेक्स्ट डे अपने वकील से नोटिस दिलवाते हैं कि भाई हमारी पेमेंट हमें वापस कर, नहीं तो हमारी जगह हमारे नाम वापस कर, नहीं तो हम तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे सर। सर वो नोटिस का कोई जवाब नहीं देता, खाने को नहीं, रहने को नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मेरा उस घर में पड़ा हुआ, हर चीज, हर मेरी ऐशो आराम की हर चीज, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, बुरखा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मेरा उसी में, हर चीज मेरी उसी में। मैं कहाँ से लाऊं, किस घर से लो, क्या करूं? मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरी सास थी, वो बेचारी इसी सदमे में वो भी मर गई। वो कहने लगी इनको छोड़ना नहीं,
हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उसके खिलाफ एक और एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है 420 की, जिसमें ये सब लोग जेल भी जाते हैं सर फिर। और ये खुद थाना उस्मानपुर इनके खिलाफ एफआईआर करता है सर, और ये जेल जाते हैं। इसके बाद पूरी पेमेंट हमारी 28 लाख की जा चुकी है, जो कि जगह बेच बेच के इसको पैसे दिए थे सर। ठीक है सर, शादी भी करी थी, पता नहीं क्या क्या करा था सर। मतलब सर इसके बाद हमें कोर्ट के अंदर जब हम कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में भी धमकी दी जाती है। इसके 2-4 भाई थे, इन्होंने पकड़ लिया मुझे, कह रहे और तू नहीं मानेगी कोर्ट में आने से, अगर तू नहीं मानी नहीं है, सब खत्म नहीं कराएंगे, यहाँ पे क्रॉस नहीं कराए केस तो हम तेरे बच्चे को मार देंगे। सर फिर शादरा थाने में भी हम इनकी एफआईआर कटवा देते हैं धमकी देने पर, जो एफआईआर मेरे पास रिकॉर्ड में हैगी सर। फिर जो तुझे मार देंगे। एफआईआर क्या हुआ? एफआईआर वहीं करवाई मैंने, वहीं के थाने में फौरन मैंने कॉल करी तो वहाँ पुलिस आई, वहां गई, मैं भागी भी, मुझे सब खून के आंसू रुलाए, इन लोगों ने खून के आंसू रुलाए। मेरी माँ की मरी हुई माँ की सास की दुआ है जो मैं अभी तक चल रही हूँ, मेरा बच्चा चल रहा है। ये सीएडब्ल्यू सेल में कब कंप्लेंट करी थी? सर सीएडब्ल्यू में कंप्लेंट में सेल, इन्हें सीएडब्ल्यू सेल में जो कंप्लेंट दी थी, इन्होंने घर में जो कब्जा करने आ रहे थे इन्होंने जब दी थी। अच्छा, मतलब पहले कंप्लेंट कर दी फिर कब्जा करने गए? जी जी, क्योंकि सीएडब्ल्यू कंप्लेंट जो थी ना, तो सर उन्होंने पुलिस वालों ने ये कह दिया था कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, 6-7 महीने का। इन्होंने कहा इतना टाइम कौन रुकेगा, इन्होंने लेकर के सर घर में अचानक कब्जा करने बैठ गए कि इतना तो हम नहीं रुक सकते, हमें तो जैकपॉट चाहिए पूरा। सर ये धज्जियां उड़ा देते हैं सीएडब्ल्यू कंप्लेंट की, वेट नहीं करते उसका। वुमेन सेल में चले गए तो वुमेन सेल किसके लिए? औरतों के लिए, लेकिन जेंट्स बैठे हुए वहाँ पे सारे, लेडीज तो है ही नहीं, लेडीज 1 या 2 मिलेगी आपको, लेकिन सारे काम सारे वर्क जो करता है वो जेंट्स ही करते। सर सीएडब्ल्यू के अंदर कंप्लेंट में ये काम है, ये है सर कि जो मैं आज कोर्ट जाता हूँ, हर लड़के के लिए देखता हूँ ये चीज़, मुझे बहुत दुख होता है। माएँ रो रही होती हैं सर, जैसे मेरी माँ भी रोई थी कभी। मेरा बच्चा ऐसी अच्छी जिंदगी जीता था, ऐसे इतने अच्छे कपड़े उसके, लग्जरी कपड़े हैं उसके, ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला बच्चा मेरा अपनी माँ को भी ऐसे रखता है। आज मैं कुछ भी ढंग से नहीं है, कुछ भी, बस ये है कि इनको सजा दिलाना है, इन लोगों को मुझे सजा दिलाना है, इन सबको। इन लोगों ने एक औरत के साथ, एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा करा ना, सबने मिलके। सर ये क्या करते हैं, हमारे खिलाफ एक रेप की एलिगेशन लगा देते हैं। अच्छा। रेप की एफआईआर कर देते हैं उस सीएडब्ल्यू की कंप्लेंट से हट करके। अच्छा। उसे भी उसमें ही जोड़ देते हैं और एक नई कंप्लेंट लगा करके उसे भी उसमें ही जोड़ देते हैं। 2024 में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें आपके वालिद का भी नाम है, ये क्या है? वो बाद में सामने आया, वो कब्जा हो गए, वो लोग बैठ गए अपनी जगह पे, कब्जा हो गए बैठ गए, फिर पुलिस कार्रवाई अपनी शुरू हो गई, पुलिस करने लगी, 2-3 महीने उसी में निकल गए। बाद में हमारे को पता लगा कि वो एफआईआर के अंदर डैडी का नाम लिखा गया है और उसमें 376 कोई एक धारा उसमें लगती है कि 376 की धारा लगाई है, जो मेन बड़ी धारा होती है, उसके साथ और भी बहुत सारी धाराएं लगाई थी जो ध्यान में नहीं रहती हैं। मेरे जो पड़ोसी हैं, मेरे जो मामा है, मेरी जो फुप्पी ये कब हुआ, मतलब रेप का क्या सर? रेप का इन्होंने करा 2024 के अंदर, फरवरी के महीने में। सर वो इसलिए करा कि ताकि हम अपना जो हमारी साइड से एफआईआर हुई है वो वापस ले लें, और अपना जो इन्होंने फ्लैट कब्जा कर रखा है वो उस फ्लैट को छोड़ दें, ताकि हम प्रेशर में आ जाएं सर, प्रेशर करने के लिए। तो रेप केस कैसे लगाया उसमें? रेप केस ऐसे लगाया है, मेरा भाई और मेरी भावज दोनों ने रेप कराया, भाभी ने करवाया, भाई ने कराया, फिर मेरी बहन, मेरा जो वो बहनोई है, बहनोई ने भी रेप कराया, इतनी दूर से आकर। तो सर हमें यकीन नहीं हुआ कि हमारे खिलाफ 376 हमने रेप कब कर दिया, क्योंकि हम तो घर से बाहर ही हैं सर। सर ये 2023 में कब्जा होता है, एफआईआर होती है 2024 में फरवरी के महीने में, और रेप भी उसी टाइम पे बता और रहे हैं। रेप भी बता रहे हैं 2023 में ही हुआ है। और रेप की सर कोई पीसीआर कॉल नहीं है, रेप की कोई कंप्लेंट नहीं है थाने में, सब लेटेस्ट हुआ है 2024 के अंदर, और एफआईआर भी हो जाती है। और जो एक इंसान बम्बई में बैठा हुआ है, इनका पार्टनर है छोटा मोटा, वो बम्बई में बैठे बैठे रेप कर, ऑनलाइन रेप होता है क्या, ये बताएं आप। आपके ऊपर क्या इल्जाम है? मेरे पे भी यही इल्ज़ाम लगा रखा है, यही केस कि भाई बलात्कार वगैरह का। ये बस मैं उस दिन गया था जब पुलिस दरवाजा खटखटा रही थी, पुलिस के मौजूदगी में। उसके बाद मेरा जाना, उसी पुलिस की मौजूदगी में जो है एफआईआर का इल्जाम भी, रेप का इल्जाम भी उसी वक्त लगाया जब पुलिस उसी टाइम वही टाइम टेबल उन्होंने दे रखा है कि हमारा रेप हुआ है, और इस तरह से इसके मामा मामी ये सब चीज़ें ये लोग इन्वॉल्व में हैं, जबकि हम थे नहीं, पुलिस हमारे साथ थी। अब आपके खिलाफ जो है ये रेप की एफआईआर कर दी, ये क्या है मामला पूरा? बाद में कर दी, अब पुलिस के साथ सब खड़े हुए बाहर, गेट तो जब ही बंद हो गया, गेट नहीं खुला,
जो इसने कब्जा करा था जिस दिन, उसी दिन का गेट बंद है। पुलिस आती है मेरे साथ, मैं पुलिस को लाती हूँ, पुलिस आई इतनी सारी, वो कह रही दरवाजा गेट खोलो, तुमने अपने सास के घर में कब्जा किया है, गेट खोलो, उसे निकाला है तुमने, उसकी चोटें लग रही हैं, सब कुछ का। तो उस लड़की ने गेट नहीं खोला, उस अंदर कई लोग थे, सब झांक रहे हैं, वीडियो में देखना आप कितने लोग हैं अंदर। मेरे साथ तो 13 से 14 लोग शामिल हैं इस मुकदमे के अंदर, जिनके नाम लिए गए हैं। और वो सब जो नाम थे, कुछ पड़ोसी थे, कुछ रिश्तेदार थे और कुछ काम वाले थे, जो मतलब आपसे क्या कहूँ, दिल्ली में रहते नहीं, वो मुंबई में रहते हैं पिछले 7-8 महीने से। उनका काम व्यापार सब वहीं है। उस दौरान के 7-8 उस टाइम, हाँ उस टाइम की बात बता रहा हूँ। उनकी लोकेशन, टिकट वगैरह, टोल वगैरह सब पर्चियाँ हैं उनके पास, वो वहीं रहते हैं, उनका काम है। उनके ऊपर भी उन्होंने 376 का मुकदमा लगा दिया। एक गूंगी बहरी जो बेचारी बोली भी सुन भी नहीं सकती, मेरी फुप्पी है सर, ठीक है सर, जिसको यही नहीं पता कि सेवा में श्रीमान कैसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं पता सर, उसने भी रेप कर दिया, उनका भी नाम लिखवा दिया। जो इतनी दूर बम्बई में बैठे हुए हैं वो वहाँ से रेप कर रहे हैं, जो नीचे खड़े हुए वो रेप कर रहे हैं। सबका रेप पे जो साथ दे रहे हैं, जो कली मोहल्ले के जो थे ना, जो डीलर हैं ये बेचारे, क्या नाम है उनका तो नाम भी नहीं जानती मैं, जो खड़े हुए थे अभी, उनका भी रेप केस पे नाम है। उनकी छोटी बेटी है 18-19 साल की, उसका भी रेप केस पे नाम है। यानी कि 18-19 साल की लड़की ने, बच्ची कहेंगे उसे, उसने अपने पापा से रेप करवाया। इनके भाई खुद आए थे अपनी बहन का मसला लेके कि हमारी बहन का मसला हो रहा है, आप इसे निमटवा दीजिए। 2-3 मीटिंगें उन्होंने करी मिनती। सर 70 साल की एक एजिड है, उनका भी नाम लिखवा दिया। जो एक रसूखदार जो दरवाजा खुलवाने आए थे, उनके बेटे का भी नाम लिखवा दिया सर साथ में, कि इन्होंने मुझे नंगा घुमाया, पता नहीं क्या क्या सर। तो आपके फादर का क्या रोल था उस 376 में? कुछ भी रोल नहीं था, खाली वहाँ पे एफआईआर के हिसाब से? एफआईआर के हिसाब से ये था कि उन्होंने ये बोला कि इन्होंने मेरे को पकड़ा है, इन्होंने मेरे कपड़े उतारे हैं, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे को धमकी दी है जान से मारने की, और तुम्हारे को मतलब वीडियो पे बोलना अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे सारे कपड़े उतार के तुम्हारी परेड करवा दूंगा नंगी करवा के, ऐसे करके कि इस तरीके से उसमें उनका भी इस मामले में नाम लिखवा दिया उन्होंने। सर इसके अंदर मेरे मामा, मेरी सगी मामी, मेरी खाला, मेरे खालू, सगे खालू सर, मेरे पड़ोसी की उनकी बेटी, जिनका रिश्ता इसी एफआईआर के कारण टूट गया सर। ये कोई तरीका था? ये कैसा रेप है? और एक जो बम्बई में बैठा हुआ वो रेप कर रहा है ऑनलाइन, एक जो लक्ष्मी नगर में बैठ रहा है वो कर रहा है ऑनलाइन, और पुलिस हमारे साथ है, तो पुलिस का नाम क्यों नहीं है उसमें रेप में? पुलिस तो हमारे साथ थी। अच्छा, ये जब एफआईआर घर में घुसने वाली थी, ट्रेसपासिंग का मुकदमा था, वो 2023 में हुआ था। जी। और रेप वाला मामला 2024 में दर्ज किया गया, और ये दोनों मामले, घटना जो है वो 23 की है, उसी टाइम की जिस टाइम पुलिस। जी बिल्कुल वही है, 23 की। यही कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, 23 की घटना है। उनके दिमाग में पता नहीं क्या फतूर जागा एकदम कि वो कब्जा करने का उनके दिमाग में आ गई। कब्जा करने के लिए फ्लैट पे गया तो दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो उन्होंने फिर डैडी का, आपकी हेल्प से, आपके हाँ डैडी की हेल्प ली कि भाई हमारे को किसी तरीके से, फिर आपको इनाम में मिली एक एफआईआर दे दी। एफआईआर के अंदर हमारे पर ये मुकदमेबाजी लग गई। अब उसे 4-3 साल से उसे हम झेल रहे हैं। अब डैडी है, उन्हें जाना ज़रूरी होता है, एज भी है, दिक्कत भी रहती है, थोड़ा मेडिकल कंडीशन है साथ में, तो करना पड़ता है, प्रोसीजर है। अगर नहीं जाओगे तो फिर आप दोषी करार हो। अगर एफआईआर में नाम आएगा तो पुलिस का भी आएगा, पुलिस भी दरवाजे पे खड़ी हुई ऑलरेडी, जो दरवाजा खुलवा रही है। पुलिस का नाम नहीं लिखवाया, सिर्फ पड़ोस का नाम लिखवाया, ताकि ये बेचारे ये प्रेशर में आ जाए। गरीब लोग हैं वो पड़ोसी जो हैं सर, वो प्रेशर में आ जाए, प्रेशर में आके इस एफआईआर को हमारे पर जबरदस्ती करके खत्म करवाएं केस को। आपके ऊपर क्या इल्जाम लगा हुआ है? मेरे पे 76 का इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने बलात्कार कराया, ये इल्जाम मेरे पे लगाया, जबकि मैं सिर्फ कभी कभी आना जाना था मेरा बहुत ना के पुलिस ने बराबर। बलात्कार के मामले में कोई मेडिकल करवाया या कुछ? पुलिस ने मेरा कोई मेडिकल नहीं कराया, कुछ नहीं, बस नहीं, उनका भी इल्जाम रखा उन्होंने। एफआईआर हो गई और कोर्ट में केस चल रहा है। जी एफआईआर हो गई, कोर्ट में केस चल रहा है। आपको अंदाजा था कि ऐसे बहू आएगी? नहीं, मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया इतनी खतरनाक बहू निकलेगी कि ऐसे इल्जाम लगा देगी और ऐसे प्यारे अच्छे रिश्ते को गंदा साबित करने की कोशिश करेगी। मैं बता नहीं सकती, मैंने बता दिया उन्होंने क्या क्या मेरे साथ करा। बहुत गंदी हरकतें करी है मेरे साथ। ये चीज 3 मेरी चेनें थी, इसको तोड़ा, ऐसे डकैती डाली मेरे घर में, भरा है घर मेरा, उछाल दिया इन्होंने, मुझे बाहर निकाल दिया। पुलिस बुलाई हुई ना वहाँ पे, सब कुछ करा। आज 3 साल से मैं स्ट्रगल चल रही हूँ, कर रही हूँ, भाग रही हूँ, बस कोर्ट कचहरी ये सब कर रही हूँ मैं। मेरे साथ इतना गलत हुआ, अभी तक मेरे को कोर्ट में भी बस तारीख मिल रही है। उस तारीख है जो मिलती 3-3, 4-4 महीने की तारीखें मिलती है। ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं।
कि सर कभी आपने सुना है किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कि एफआईआर का, रेप की एफआईआर का ऐलान होते हुए? नहीं। सर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि जैसी एफआईआर हुई, सिर्फ इन्हें नाम बदनाम करना था। एक कांस्टेबल है, नाम है उनका, जो थाना उस्मानपुर से हैं। सर वो मस्जिद अब्दुल्ला में आते हैं, जैसी एफआईआर हो जाती है, एफआईआर होने के बाद यहाँ आते हैं और आके मौलाना से कहते हैं कि जी आप मुझे यहाँ पर ऐलान करना है। तो वो कहते हैं किस चीज़ का? कह रही जी ऐसे ऐसे एफआईआर है और इन लोगों के नाम का ऐलान करना है। सर माइक छीन करके उनसे मस्जिद के अंदर ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? ऐलान ये करा कि जी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर है और ये लोग जो है गायब हैं। और जबकि लोग वो सर घर में ही बैठे हुए हैं। मस्जिद की कमेटी ने उसी टाइम अपना लेटर पैड पे उसकी कंप्लेंट दी, जिसकी कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास हैगी सर। लड़की वालों ने ही फंसा दिया खुद ही। लड़की ने बाकायदा नाम लिया कोर्ट में खड़े होकर कि इन लोगों ने, डैडी का स्पेशल नाम लिया खान, कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है और मेरे साथ इन्होंने दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी है। अब जब ये लोग, जब पुलिस ने जो इन्होंने लगाया ना ये बलात्कार का केस, लड़की के साथ इतना सारे बलात्कार हो चुके हैं, तो ये क्या कर रही, पुलिस वालों से बात कर रही उसमें अंदर से। उसी वक्त मतलब जिसने करा है, सिर्फ मेरे 1-2 लोग थे मेरे साथ बाहर पुलिस वालों के साथ, जो कि मुझे संभाल रहे थे कि तुम घबराओ नहीं, हम है, खोलेंगे दरवाजा। खुला दरवाजा नहीं खोला उसने, तो रेप कहाँ से हो गया जी? कहाँ से रेप हो गया उसका? सर फिर हमारी बेल वगैरह हो जाती है। बेल होने के बाद, क्योंकि सर कुछ था ही नहीं, कोई भी जेल नहीं गया सर, उन्हें भड़ास थी कि हमारे घर से जेल गए, कब्जा हुआ है और ये फ्लैट छोड़ दें, एफआईआर खत्म कर लें, ये सब था उनकी साइड से। तो हमने ना फ्लैट वापस कोई दबाव में आए, ना हमने एफआईआर वापस ली, क्योंकि सर इनको इनके मुकाम तक पहुंचाना है जो इन्होंने करा हमारे साथ। उस टाइम पे जब हम जा रहे ऊपर तो पुलिस, हम पुलिस के पीछे पीछे थे और वो पुलिस आगे आगे थी। तो पुलिस का नाम क्यों नहीं है रेप में? आयु साहब कहते हैं, जिन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड करी रेप की, कि मुझे पता है ये सब केस झूठे हैं, ये जो आपके ऊपर रेप का केस हुआ ना, ये वाला केस सब झूठा है और ये तो सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए किया गया है पड़ोसियों के खिलाफ और आपके खिलाफ। सर हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, वो आईओ कह रही है जिनने हमारे खिलाफ रेप की एफआईआर की है सर। फिर दूसरे दिन से, हाँ दूसरे या तीसरे दिन से वो बहुत चेंज हो गए पुलिस वाले, फिर उन्होंने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। सर 2023 20-7-2023 थाना उस्मानपुर में डॉक्यूमेंट्स लेके बैठे हुए थे कि हमारे घर में ऐसे ऐसे लोग बैठ गए, उनको लिहाजा बाहर निकाला जाए। और दूसरा एसएचओ साहब उल्टा ही धमकाने लगे कि जी आपके खिलाफ हमें पता है क्या है, मतलब कि एक लेडीज है, घरेलू लेडीज है ये, ताकि डर के दोबारा थाने ना आए। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरी सास थी, वो बेचारी इसी सदमे में वो भी मर गई। वो कहने लगी इनको छोड़ना नहीं बेटे, इनको किसी को मत छोड़ना, इन्होंने मासूम बच्चों के साथ ऐसी हालत वो करी है, इनको छोड़ियो नहीं बिल्कुल भी, सबको सजा दिलवाना। तो ये सोच कि घर नहीं चाहिए तुझे, अब घर मत लेना तुम, इन सबको सजा दिलवाना, किसी और का घर ना उजाड़े, ये किसी और को खत्म ना करे। आज मेरी हालत ऐसी होगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इन लोग मेरा पीछा करते हैं सारे के सारे, की पता है ये हीना परवीन जो है ना, ये खड़ी भी हार नहीं मान रही। फिर हम कमिश्नर साहब से मिले थे। अच्छा, कौन से कमिश्नर साहब? संजय अरोड़ा साहब से। अच्छा, जब संजय अरोड़ा साहब कमिश्नर साहब थे, अपनी गुहार लेके आप वहां पहुंचे? बिल्कुल सर, अपनी गुहार लगाई वहाँ, उन्हें बताया, मेरी माँ ने बताया कि जी मैं ऐसे से हूँ, मेरे साथ ऐसे से हुआ है जनाब। उसी टाइम वकार साहब, संजय अरोड़ा साहब ने वहां पर एक डायरेक्शन वगैरह कुछ करी। 20 जुलाई में हम बैठे हैं, खाली करवाने को नहीं करा खाली। जब इन्हें लगा कि एसएचओ साहब को कि मैं कुछ होने वाला है मेरे साथ, तो मैं अब क्यों ना इनको इनके घर में बिठाऊं। सर वो जाते हैं बाड़ा हिंदूराव, वो दरियागंज, भजनपुरा, मुस्तफा, जितने लोग सर उस टाइम आए थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, सबको सुबह ही उठा लेते हैं सर और उठा के थाने में बिठा लेते हैं। अच्छा, सबको पैक कर देते हैं सर, सबको। हाँ जी सर। अब हमें पर्सनली बुलाते हैं, कहते हैं जी घर में घुस जाओ, ठीक है, और आपका घर खाली है, ताला तोड़ के अंदर घुस जाओ आप। अच्छा, पुलिस आपसे कहती है अब आप ताला तोड़? हाँ जी, मैंने कहा जनाब गलत काम नहीं करेंगे, आप हमारे साथ पुलिस वाला भेज दो, हम उसके साथ जाकर के घर में जाएंगे और अपने घर में बैठ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे जाएंगे कल आप हमारी एफआईआर करोगे दूसरी, ठीक है। मुझे घर की तमन्ना नहीं है, मुझे बस ये तमन्ना इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए लोगों को। आप पहले हमारे साथ किसी पुलिस वाले को भेजो, फिर हम जाएंगे। तो एसएचओ साहब ने नहीं भेजा किसी को, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास हैगी। एसएचओ साहब ने ये तक बोला, एसीपी साहब भी बैठे थे उसमें,
उन्होंने ये तक बोला कि हमने रोजी रोटी दाव पे रखकर आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, आप अपने फ्लैट में जा सकते हो, पर शर्त ये थी कि हमें ताला तोड़ के जाना था सर वकार साहब। फिर उस लड़की ने कह दिया कि रेप करवा रहे थे, और जो औरत है जो इसकी लड़के की माँ है, उसका फ़ोन में मेरी वीडियो है, वो वीडियो बना रही थी। इन्होंने फ़ोन दे दिया, फोन दे दिया पुलिस को, हाँ चेक कर लो। हाँ, क्लियर फ़ोन, कोई वीडियो नहीं। वो अपने बेचारी गम में लगी हुई, अपने परेशानी में लगी हुई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। रिकॉर्डिंग हमारे पास थी जिसमें आयु साहब की भी आ गई थी, SHO साहब की, ACP साहब की। सर इस सब की रिकॉर्डिंग लेकर हमने 156(3) कलकदुमा कोर्ट में इनके खिलाफ लगा दी सर। क्या लगाया? पुलिस के खिलाफ ही सर कंप्लेंट पुलिस कर के दी? खिलाफ लगाया, क्योंकि सर पुलिस ने उस टाइम पे उनका सहयोग करा सर, और उस टाइम का करा हुआ भुगत हम रहे हैं सर। सर जो गलत करा था, जो गलत है वो तो सर होना ही है सर। फिर हमने वो रिकॉर्डिंग वगैरह सब लगाई है, उसमें जज साहब ने ATR फाइल करने को कहा है, एक्शन टेकिंग रिपोर्ट। वो सर अगले महीने की उसकी डेट है, ठीक है सर। पुलिस तो आम आदमियों से ज़्यादा अक्लमंद है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब उनका कुछ वो होता तब करती है। लेकिन मैंने देखा लड़कों के लिए नहीं है, कहीं पे वुमेन सेल में चला जाए लड़का बेचारा। मैं एक मैसेज आपके चैनल से ये देना चाहूँगा सर, ये झूठे मुकदमे 498 के रेप के, सर उन लड़कों को भी देना चाहूँगा जिनकी माएँ बेचारी कोर्टों में खड़ी हुई रो रही हैं, जिनके बाप रो रहे हैं बेचारे, जिनके पड़ोस के लोग रो रहे हैं, जिनके रिश्तेदार बेचारे घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं झूठी FIR से। कुछ लोगों की तो जिंदगियां बर्बाद हो गई, कुछ लोगों ने फांसियां लगा ली। हमारे साथ भी हालात ऐसे ही बनाए गए थे। लड़की के पास सिर्फ एक हथियार है, रेप का लगाने की। सर उनके लिए सर मैं ये कहूँगा सर, उनको लड़ना चाहिए सच के लिए, जैसे मैं आज लड़ रहा हूँ सर। सामने केस करना है तो केस में सिर्फ रेप केस उठा लो, जो कितने भी केस उठा लो, पहला नंबर देवर का होता है रेप केस पे। कोई PCR में किसी का रेप होता है तो वो पुलिस को नहीं बुलाती, और उसी दिन 20 तारीख को पुलिस से वो लड़ भी रही है, कह रही है अपना बेच नंबर दिखाओ क्या है, और पुलिस पूरी तरीके से खड़ी हुई है वहीं पर ही। सर मेरे जो एडवोकेट हैं रवि दलाल सर, वो एक पहल शुरू कर रहे हैं, करने भी वाले हैं, और वो उनकी बात चल रही है मेरे से। जितने लोग बेचारे ये झूठे केस में फंसे हुए हैं सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके केस करेंगे, बिल्कुल सर, कोई इनसे फीस चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने 2023 से उनका दर्द देखा है, जब जब मैं कोर्ट गया हूँ सर, उनकी माँ को, उनकी बहनों को रोते हुए देखा है कि बेचारे कुछ नहीं करा सर उन्होंने, और सर वो बेचारे भागे हुए हैं, परेशान है सर, बेल कराने के पैसे नहीं सर। अब आपके खिलाफ जो है ये रेप की FIR कर दी, ये क्या है मामला पूरा? बाद में कर दी। अब पुलिस के साथ सब खड़े हुए बाहर, गेट तो जब ही बंद हो गया, गेट नहीं खुला। जो इसने कब्जा करा था जिस दिन, उसी दिन का गेट बंद है। पुलिस आती है मेरे साथ, मैं पुलिस को लाती हूँ, पुलिस आई इतनी सारी, वो कह रही दरवाजा गेट खोलो, तुमने अपने सास के घर में कब्जा किया है, गेट खोलो, उसे निकाला है तुमने, उसकी चोटें लग रही है, सब कुछ का। तो उस लड़की ने गेट नहीं खोला, उस अंदर कई लोग थे, सब झांक रहे हैं, वीडियो में देखना आप कितने लोग हैं अंदर। इतने हालात खराब है सर। मतलब मैं आपके चैनल से सर ये भी दिखाना चाहूँगा कि जो मेरे साथ आज मेरा फ्लैट कब्जा हुआ है सर, अपना घर होते हुए सर आज हम रेंट पर हैं, जो कि मेरा घर 2023 में 23 नंबर गली के अंदर है सर, S68B 4th फ्लोर फ्रंट साइड सर। वो मेरी माँ के नाम है, मेरी माँ का फ्लैट है। आज इतने सारे लोग परेशान है, इतने लोग परेशान है। लड़की का एक का रिश्ता हट गया कि ये केस लगा हुआ तुम लोगों पे रेप का, तुम्हारे पापा ने रेप करा है। बताओ कितनी दुख की बात है। वो लड़की 18-19 साल की है। क्या लगता है कोर्ट में जाके फाइनली रिजल्ट क्या आएगा नहीं आपको? जी, जो आदमी सही होगा, कोर्ट भी इस चीज़ को देखती है, कोर्ट के साथ सारे सबूत सामने जाते हैं, आदमी जाता है अपनी चीज़ देखता है, जो सही बात होगी वो कोर्ट को भी दिखाई देगी, और कोर्ट भी अपनी जगह सही फैसला करेगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, थैंक यू। पूरी उम्मीद है कोर्ट से हमारे को भी। ठीक। अभी सर मार्च के महीने में इस लेडीज ने फिर एक और चीज़ करी सर, मेंटेनेंस का केस लगाया था, उसके अंदर वो 2023 से चल रहा था। वो जज साहब ने सर उसको इंटरिम डिसमिस कर दिया, क्योंकि जज साहब ने कहा कि आपका मेंटेनेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपके खिलाफ ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड हुई हुई है, आपने ये सब कर रखा है। सर उस लेडीज ने, उसके भाई ने, तुफैल ने और जमशेद ने, इन लोगों ने उसकी अपील लगाई डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास कलकदुमा कोर्ट में। सर वो अपील भी डिसमिस हो गई। ये मार्च का ऑर्डर है, अभी 10 पेज का ऑर्डर आया हुआ है सर। वो सब झूठ
कोर्ट के अंदर सामने आ गया, जिसमें 10 पेजों में साफ साफ लिखा हुआ है ये लेडीज अपनी सास के फ्लैट पे कब्जा करी बैठी है और उसने ज्वेलरी से लेकर पैसा और हर चीज कब्जे में ले रखा है। इसके खिलाफ इतनी एफआईआर हुई हुई है, सब चीजें सर ऑर्डर की कॉपी में ऑलरेडी अभी मार्च के महीने के ऑर्डर में लिखी हुई है सर, जो अभी डिसमिस हुआ है लेटेस्ट सर। अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा देना है या एफआईआर करनी है, कम से कम एविडेंस तो देखिए। जो आईओ हमारे ऊपर एफआईआर दे रही है 13 लोगों पे, वही आईओ साहब जो है दरवाजे पे खड़े हुए कब्जे वाले दिन। बस मैं चाहती हूँ कि जैसे लड़कियों के लिए भी वुमेन सेल है ना, कुछ लड़कों के लिए भी होना चाहिए। लड़के जो है ना बेचारे रेप केस में फंसे हुए, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वहाँ जाओ। वो मुझे पता है कि कोई अगर ये वीडियो देखेगा, कुछ देखेगा तो मेरे लिए बहुत बुरा वो होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़कों के लिए भी एक मेन सेल हो, जैसे वुमेन सेल है। जेल तो है लड़कों के लिए, इंसाफ के लिए क्यों नहीं है? वुमेन सेल है तो मेन सेल भी तो होना चाहिए। उसी लड़की से जिसने हम पे मुकदमा लगाया है उससे दरवाजा खुलवा रही है। उसी वक्त में एफआईआर है कि उसी वक्त उसी दौरान का सिनेरियो बनाया गया है कि ये रेप भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आईओ वहीं खड़ी है दरवाजे पे और उसी लड़की से बहस कर रही हैं, उसी लड़की से जिसने हम 13 लोगों पे ये मुकदमा दिया है। नाना नानी, खाला खालू, फूफा फूफी, सब पे रेप कर दिया। जब सब पे रेप केस है, सबने रेप ही करा है, तो तुम अपनी डॉक्टरी करवाती ना, क्यों नहीं करवाई? पुलिस ने क्यों नहीं कहा उसे तुम करवाओ अपना मेडिकल? सर ये लड़ाई आगे तक चलेगी, क्योंकि सर हमें कॉम्प्रोमाइज की कोई हमारी नीड नहीं है, ना हमें कॉम्प्रोमाइज करना है सर। हमें जो इन्होंने हाउस टेस्ट पास किया है, मेरी माँ का फ्लैट कब्जा किया है, इनको इनके मुकाम पर पहुंचाना है सर। और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी ही लड़ाई लड़ेंगे सर, और आखिर तक लड़ेंगे, सजा करा के बैठेंगे सर। जो घर के अंदर घुसा था सर, जिसके हाथ इस घर में थे, उनको किसी को सर छोड़ेंगे नहीं कानूनी लड़ाई से। और आज तक जो हमारा सामान है वो सब उन्हीं के कब्जे में है, विद बिल। हमारे पास आज भी बिल हैं। अगर हमारा एक फैन लगा हुआ है वहाँ पर, अगर हमारी एक प्रेस रखी हुई है तो उसका बिल हमारे पास है, और वो सारे बिल वेरीफाई हो चुके हैं थाने के अंदर। मगर थोड़ी सी एक ये है कि पुलिस वालों ने, थाने वालों ने हमारा सामान अभी तक बरामद नहीं कराया। सर इसमें पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं आज की डेट में हमारी साइड से सर। इनके ऊपर 3 तो एफआईआर हुई है सर, और 4 156(3) चल रही है सर, और एक सिविल केस चल रहा है सर। मतलब हमारी साइड से इतने केस हैं, और इनकी साइड से एक एफआईआर वो जो 376 वाली करी है इन्होंने, रेप की करी है सर, एक ये है, और 2 इन्होंने मेंटेनेंस की डाली है, जो डिसमिस एक हो चुकी है, और एक ऑर्डर के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए रखी हुई है फैमिली कोर्ट में सर। इनकी साइड से ये केस है हमारी साइड। घरेलू उत्पीड़न के जो मामले होते हैं, इसमें नाजायज़ भी होता है? बहुत नाजायज़ होता है, बहुत ज़्यादा नाजायज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की चली गई, उसने अपनी शिकायत दर्ज करी। वो कहते हैं हम तो बैठा के बातचीत करवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो लड़कों को स्पीड पोस्ट पर भेजते हैं, जल्दी से बुलवा दे कि तेरे, फिर वो कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा केस यूँ आया है। वो लड़की बार बार वो कर रही है। अब लड़का इतना घबरा जाता है, उसकी कोई भी मतलब ना तो उसकी बातचीत सुनी जाती है कि भाई उसको भी बैठाओ, मुझे भी बैठा। अगर उसने कुछ गलती करी है, उसने आके कंप्लेन करी, तो उसकी इंक्वायरी की जाए ना। इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? पुलिस के लिए क्या कहना चाहोगे? पुलिस का रोल क्या था इसमें पूरा? सर पुलिस को अगर उसी टाइम सही एक्शन लेना चाहिए था एसएचओ साहब को। अगर एसएचओ साहब सही एक्शन लेते सर, आज हम अपने घर में बैठे होते, ना उनके खिलाफ कंप्लेंट होती, ना आज हमारे खिलाफ एफआईआर होती। क्योंकि सर एसएचओ उस टाइम पर थे, उन्होंने एसएचओ ने करा ये काम सर। उन्हें सही को सही करना था और गलत को गलत करना था उसी टाइम। सर ये मामला इतना बढ़कर यहाँ नहीं आता, ये मामला वहीं के वहीं खत्म हो जाता। उन्होंने उनको घर में बिठाया सर। वो उसमें से वीडियो बना रहे हैं। वो उसने देखा, उसके अंदर तो इतने सारे लोग हैं, क्या सबसे निकाह करा था उस लड़के ने? तुम लोगों से एक ही से तो करा होगा, तो एक होना चाहिए इसमें। मैं बहू हूँ यही कहती रही, क्योंकि उनको पता था ये मेरी माँ हिना परवीन का घर है। वो डॉक्यूमेंट्स लेके एसएचओ के रूम में ही बैठी हुई हैं और रो रही हैं सर कि मेरे घर में घुसे हुए, मेरी 35 साल की घर की रस्सी रखी हुई है घर के अंदर। पर एसएचओ ने एक ना सुनी सर उनकी। मामला ऐसे मुड़ जाता है ऐसे कि मैं अकेली हो जाती हूँ। कहते हैं हिना परवीन जी हमें पता है फैमिली मैटर है। पहले 2 दिन पुलिस आती है, उसी में ये रेप केस लगा दिया सब पे, जो बेचारे जीने पे चढ़े ही नहीं। सर एक पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग, पुलिस वाले ने खुद ने बोला रिकॉर्डिंग के अंदर कि जिस तरह आपका केस रजिस्टर्ड करा जाना था उस तरह आपका केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ हिना जी,
अब मेरी अम्मी से बात करते हैं कि हम इस केस को अब सही तरह से रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जिन्होंने डकैती के केस लगाए इनके ऊपर 395 हाउस ट्रेसपास 354 इनके ऊपर सर बहुत संगीन धाराएं हैं जो उन्हीं की धाराओं को लेकर के हम लड़ रहे अच्छा, हैं। बाद में पुलिस ने अपग्रेड किया केस? हाँ जी सर, उन्हीं की तरफ से एप्लीकेशन लगी थी कोर्ट में। मेरा बेटा नहीं चढ़ा सीने पे, मैंने इसको कसम दे दी थी, मुझे दिख गए थे ये लोग कैसे हैं। जिस दिन ये सब करा है बहुत गंदे गंदे चीजें करी है मेरे साथ। इतनी बड़ी 50 साल की औरत को नहीं देखा उन्होंने, मेरे साथ गंदी हरकतें करी। इसके भाइयों ने मिलने 4-5 लोग, इन लोगों ने, मैंने सब बता रखा, उसमें लिखा हुआ, मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकती। जो कि सर मैं छाया मैडम जो जॉइंट सीपी थी शादरा के अंदर, सर उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो ऐसी मैडम सर जो आनन फानन के अंदर सर एक्शन लिया उन्होंने, जो लेना चाहिए सर उन्होंने सही एक्शन लिया और सही को उसी टाइम सही दिखाया सर। सब जानती है, सबको, सब कोई जानते, पुलिस जानती, आईओ जानते, सबने अपने मुंह से कहा है कि हम जानते, सब क्रॉस करने के लिए बोला है। ये सब करा गया तुम्हारे साथ, खत्म करो ये केस को। जैसे तुम गिर जाओ, उनको गिड़गिड़ा जाओ कि अब भाई छोड़ दो, मैं हमारी इज्जत पे आँच आ गई है। फ्लैट के लिए उन्होंने ये सब करा। उन्हें दिख रहा था कि हमारी तरफ से जो है FIR इनके ऊपर हो चुकी है, डकैती के मुकदमे लग गए, 420 के मुकदमे लग गए, तो उन्हें दिख रहा था कि अब हमारे हाथ से फ्लैट ना चले जाए, तो उन्होंने मिलजुल के पुलिस प्रशासन से मिलजुल के एक मुकदमा हमारे ऊपर लगा दिया। हमारे साथ मतलब सर आज की डेट में बहुत बुरा हुआ है। और पता नहीं सर ऐसे पता नहीं कितने लोग बेचारे फंसे हुए। मुझे नहीं लगता सर मेरी तरह ऐसे घर कब्जे हुए होंगे और वो अपने ही घर से बेघर हुए होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता सर मेरे केस के अलावा कोई दूसरा होगा सर। अब लोग मुझसे, पड़ोसी भी वो करने लगे कि भाई हमारी बच्चियों पे आ गई ये बात। उनकी कुंवारी बच्चियों का नाम ले लिया, बेचारे बुजुर्ग का नाम ले लिया, जो दुनिया में दूर है, यहाँ से इंडिया में ही नहीं, उनका नाम ले लिया। बस ये पता है कि हाँ ये इनसे मतलब लिंक है, मेरे बेटे का सलाम दुआ है, बस लिंक वो कर लिया, नाम ले लिया। किसी चीज का एक प्रूफ नहीं है इसके पास। बस सर आज माँ को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि सर अच्छा खासा महल, वो महल है सर हमारा। क्योंकि सर वो छोटा मोटा फ्लैट नहीं है, वो बहुत मेहनत की कमाई का, और बहुत मेहनत की कमाई उसके अंदर गई हुई है सर। और वो जब मेरी माँ उसकी तरफ देखती है सर, इसमें मेरी अम्मी बीमार भी हो गई थी सर, उनका भी इलाज चला था इसी सदमे में सर। क्योंकि हमारे परिवार ने सर कभी कोर्ट कचहरी थाने पुलिस नहीं देखे, मेरे बाप दादाओं ने नहीं देखे सर कभी। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो मैं 3 साल से आज जिंदगी ऐसे जी रही हूँ, बस कोर्ट कचहरी थाना, इन्हीं सब चीजों में मैं कर रही हूँ बस। तो मुझे है ना इंसाफ चाहिए। फ्लैट तो अब हम चाहते ही नहीं सर कि फ्लैट की तरफ हम जाए। पहले इनको इनके मुकाम तक पहुंचाएंगे जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है सर। जितने भी लोग थे, मेरी वाइफ समीत सर, वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी एलिगेशन और उसके खिलाफ FIR हुई है सर। उनको जेल पहुंचाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे बस, जैसे लड़ रहे हैं सर आज 2023 से अब तक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ेंगे। इनको जेल पहुंचाएंगे सर, यही हमारा एक मकसद है सर। इंसाफ चाहिए इन लोगों को, सबको। मुझे जेल चाहिए, इन लोगों को मिलनी चाहिए। जो इन्होंने करी है, इनकी करेगी सजा, इनको मिलनी चाहिए, ना ये किसी और को लूटे। और सर सबसे दुआओं की दरखास्त है, सब हमारे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी जीत हो केस के अंदर, जैसे हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जितनी बातें मैंने ये सब की हैं आपके चैनल से सर, ये सब मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, वीडियो, CCTV फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब मेरे पास मौजूद है और मैं दिखा भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। ये पूरा मामला आपने देखा, पूरी स्टोरी आपने देखी। ये स्टोरी उन पीड़ितों की हो सकती है, पूरे देश में बैठे हुए वो लोग जिनके ऊपर इस तरह के झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं। हमारा चैनल किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा है कि जो मुकदमे अजहर और उसके परिवार पर लगे हैं वो झूठे हैं, बिल्कुल नहीं। ये फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस स्टोरी को मैं आपके सामने एग्जाम्पल की तरह पेश इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है आप भी इस तरह के पहले झूठे मामले में फंसे हों और बाद में कोर्ट से आपको राहत मिली हो, कोर्ट से वो मुकदमा खारिज हुआ हो। कोर्ट से आए दिन आप खबर देखते हैं कि बीवी ने पति को झूठे इल्जाम में फंसाया और उसके बाद वो फंसता ही चला गया। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा दर्ज होता है और दिल्ली से पूरे परिवार को रातों रात उठाकर उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है। मतलब आप सोचिए
छोटे बच्चों को भी, जो नाबालिग होते हैं ना, उनको भी उठाकर पुलिस ले जाती है, उनके साथ हरासमेंट होता है, उनको जेल का डर दिखाया जाता है, उनको पूरी तरह से ऐसा खौफजदा कर दिया जाता है कि आप किसी भी कंडीशन में सिर्फ लड़की की बात सुने और कोई उनकी बात ना सुने। आखिर में आदमी पहुंचता है कोर्ट में। आप सोचिए ना, शादी टूटती है, नाराज़गी होती है, झगड़ा होता है, CAW सेल इन्वॉल्व होता है, मीडिएशन में जाता है, मीडिएशन के बाद कोर्ट जाता है, इसी बीच में परिवार जेल चला जाता है, परिवार के पूरे ज़मानत होती है, जेल से आने के बाद वो अपनी कानूनी कार्रवाई करता है, घर से भी हाथ धो बैठता है, पैसे से भी हाथ धो बैठता है, फिर कोर्ट जाता है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, आस पड़ोसियों की पताड़ना सहता है कि यार तुम तो गंदे आदमी हो, तुमने ये किया, कि क्या ये सब आपने भी सहा है? तो ये क्या स्टोरी अज़हर की स्टोरी से आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं? क्या लगता है आपको? इस पूरी खबर के ऊपर मैं अगले कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक नज़र बना के रखूंगा कि इस पूरे मामले में क्या अज़हर गलत है या कानून ने अज़हर के साथ नाइंसाफ़ी की है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट उसके साथ इंसाफ करता है कि नहीं। ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक डॉक्यूमेंट्री थी और ये पूरी लंबी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ, अज़हर ठीक है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन वही वाली बात है कि खुली हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, दिल्ली।